Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. You're welcome in my YouTube channel The Physics School. Student, this is a channel where you can find the real concept of physics in easiest way, and today we are discussing all about the diffraction of X-rays by a crystal. आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय अ क्रिस्टल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, व्हाट आर दी एक्स रेज। एक्स रेज क्या हैं? एक्स रेज आर हाई इनर्जेटिक रेडिएशंस हैविंग लार्जर फ्रिक्वेंसी एंड शॉर्टर वेवलेंथ। एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनका वेवलेंथ स्मॉल और फ्रिक्वेंसी लार्जर होता है, उनको हम लोग नाम देते हैं एक्स रेज का, और ये हाई इनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, हाई इनर्जेटिक रेज हैं। अगर हम लोग बात करें इनकी वेवलेंथ की, तो इनकी वेवलेंथ स्टूडेंट होती है इज इन द ऑर्डर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में होती है। द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर। एक्स रेज की जो वेवलेंथ है स्टूडेंट वो हमारे पास इस ऑर्डर में होती है। सबसे पहले मैं इस लेक्चर का इंट्रो आपको बताता चलूँ, चूँकि हम लोग इस सारे चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं द वेव नेचर ऑफ लाइट से मुतल्लिक, तो आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे द वेव नेचर ऑफ एक्स रेज पे। अगर एक्स रेज डायफ्रैक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करती हैं देन इट मीन्स दैट इट विल बी अ प्रैक्टिकली कन्फर्म दैट द एक्स रेज हैव अ वेव नेचर। तो एक्स रेज भी वेव नेचर रखती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट कि हम लोग डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कब ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं when the size of obstacle or size of aperture is comparable to the wavelength of a light then you can observe the phenomena of a diffraction। जब हमारे पास wavelength of a light comparable to the size of obstacle और size of a aperture और size of a opening के equal होती है, जो उसके comparable होती है, तो तब हम लोग diffraction का phenomena ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज की, तो वो हमारे पास आ रही है इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर। तो हम लोग नॉर्मली जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस्तेमाल करते हैं फॉर द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन, उस केस में हमारे पास जो स्लिट्स रूल डाउन की जाती है मैकेनिकली ऑन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, उनका साइज जो है ना इस वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज से काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्स रेज की वेवलेंथ वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो हम लोग एक नॉर्मल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से एक्स रेज का डायफ्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग बात करें पार्टिकुलर सॉलिड्स की, जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टूडेंट ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटम्स रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, और उन रेगुलरली अरेंज्ड एटम के दरमियान में जो स्पेसिंग होती है वो बाज़ का कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज होती है। तो इस तरह से हम लोग वो स्पेसिफिक टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिनमें रेगुलरली अरेंज्ड एटम के दरमियान में जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है वो इज इन दी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज होती है, उनकी मदद से हम लोग डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज का फिनोमेना परफॉर्म कर सकते हैं। और वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉलिड जिनमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है कंपेरेबल टू दी वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज होती है, उनको हम लोग नेचुरल ग्रेटिंग का नाम देते हैं। नेचुरली तौर पे अकरिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टूडेंट नेचुरल ग्रेटिंग के तौर पे एक्ट करते हैं, और उनकी मदद से हम लोग डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज का फिनोमेना परफॉर्म करते हुए एक्स रेज की वेव नेचर को प्रूव करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये पीस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इसमें एटम्स रेगुलरली अरेंज्ड हैं, और ये जो सीरीज ऑफ रेगुलरली अरेंज्ड एटम है स्टूडेंट, इसको हम लोग प्लेन का नाम देते हैं। ये देखें, इसमें भी सीरीज में एटम्स रेगुलरली अरेंज्ड हैं, इसमें भी और इसमें भी, ये हमारे पास प्लेन्स कहलाएंगे। अब इसको नाम देंगे पी डैश का P1 डैश प्लेन, P2 डैश प्लेन एंड P3 डैश प्लेन। दीज आर दी प्लेन्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगर हम लोग बात करें इन प्लेन्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो सेपरेशन होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग स्मॉल d का नाम देते हैं। ये प्लेन और ये प्लेन में सेपरेशन, या फिर आप इसको यूँ बोलें, इस एक एटम से दूसरे एटम का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, ये भी हमारे पास
स्मॉल डी के इक्वल होगा। ये हमारे पास इस तरह से वर्टिकल प्लेन होंगे और ये हमारे पास इस तरह से हॉरिजेंटल प्लेन होंगे। अगर हम लोग बात करें ये डिफ्रैक्शन का फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ अ नेचुरली अकरिंग ग्रेटिंग की मदद से किसने फर्स्ट टाइम परफॉर्म करवाया था, तो वो हमारे पास नाम आता है ब्रैग्स का। In 1914, W.H. Bragg and W.L. Bragg study the atomic structure of a crystals by X-rays। स्टूडेंट 1914 के अंदर W.H. Bragg एंड W.L. Bragg ने अटोमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल को स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ अ एक्स-रेज डायफ्रैक्शन। एक्स-रेज डायफ्रैक्शन की मदद से उन्होंने एक्स-रे डायफ्रैक्शन की मदद से उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल को स्टडी किया। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एक्स रेज जो है ना एक नेचुरली अकरिंग ग्रेटिंग से डायफ्रैक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करती हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो बीम्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज हैं जिनको हम लोग इस पीस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट बीम ऑफ एक्स-रे एंड दिस इज द सेकंड बीम ऑफ एक्स-रे। लेट्स सपोज फर्स्ट बीम ऑफ एक्स-रे इंसिडेंट होती है ऑन अ पॉइंट ए ऑन अ फर्स्ट प्लेन पी डैश फर्स्ट प्लेन के ऊपर फर्स्ट बीम ऑफ एक्स-रे ए पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती है और यहाँ से लेट्स सपोज वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक करती है। यहाँ पे फर्स्ट बीम आई फर्स्ट प्लेन ए पॉइंट पे, यहाँ पे उसने इंसिडेंट हुआ, इसको स्ट्राइक किया एट द एंगल ऑफ अ थीटा, ये इसका इंसिडेंट एंगल है और थीटा एंगल पे ये यहाँ से क्या हो गई है, रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। सिमिलरली लेट्स सपोज सेकंड बीम ऑफ एक्स-रे जो है ना वो इंसिडेंट करवाते हैं और ये फर्स्ट प्लेन की बजाय सेकंड प्लेन में एट अ पॉइंट सी से जो है ना डिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इस तरह से आप लोगों ने देखा दो बीम्स ऑफ एक्स रेज रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन जो है ना रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। अगर हम लोग बात करें इन दोनों बीम्स ऑफ एक्स रेज की जो ए और सी पॉइंट से रिस्पेक्टिवली डिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, इनके दरमियान में पाथ डिफरेंस कितना है या कौन सी बीम ऑफ एक्स रे ने ज़्यादा पाथ कवर किया है। तो देखिए फर्स्ट बीम फर्स्ट प्लेन ए पॉइंट से डिफ्लेक्ट बैक हो रही है जबकि सेकंड बीम इस क्रिस्टल के अंदर पेनिट्रेट करती है और सी पॉइंट से डिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ज़ाहिर सी बात है सेकंड बीम ने कंपेरेबल टू द फर्स्ट बीम ज़्यादा पाथ कवर किया है। इट मीन्स दैट इन दोनों बीम्स ऑफ एक्स रेज के दरमियान में कोई ना कोई पाथ डिफरेंस होगा। उस पाथ डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग इस ए पॉइंट से इधर बी पॉइंट पे एक ड्रा करते हैं नॉर्मल ए बी। तो यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रा किया तो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा। सेम इस ए पॉइंट से इधर बी डैश पे भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, इसको बी डैश बोलते हैं और यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा स्टूडेंट वो हमारे पास 90 के इक्वल होगा क्योंकि हम लोगों ने ये दो नॉर्मल ड्रा किए हैं। तो आप लोग ज़रा गौर से देखें, इस ए बी पॉइंट से पीछे की जानिब देखें, दोनों बीम्स ऑफ लाइट का पाथ सेम है। इस ए बी डैश पॉइंट से इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें तो दोनों बीम्स ऑफ एक्स रेज का पाथ सेम है। इट मीन्स दैट दिस बी सी प्लस सी बी डैश इज़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू बीम्स 1 and 2। ये यहाँ से ये पाथ डिफरेंस और ये पाथ लेंथ रे 2 ने ज़्यादा एक्स्ट्रा पाथ कवर किया। आप यूँ कह सकते हैं दिस बी सी एंड दिस सी बी डैश, ये एक्स्ट्रा पाथ जो है ना बीम ऑफ एक्स रे जो कि सेकंड बीम है उसने ज़्यादा पाथ कवर किया है। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस होगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 beams of a X-ray is equal to BC plus B dash C। BC plus B dash C अगर इन दोनों को ऐड कर दें दोनों लेंस को तो ये दोनों एक्स-रे बीम्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस होगा और इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। इसको फाइंड आउट करने के लिए ये आपके सामने दो ट्राइंगल्स बन रही हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ए बी सी और सेकंड ट्राइंगल बन रही है ए बी डैश एंड सी। अगर हम लोग बात करें ये जो इंसिडेंट एंगल है हमारे पास इस फर्स्ट एक्सरे बीम का वो यहाँ पे थीटा है, तो हमारे पास एक लाइन बन रही है और इस लाइन को ये वाली बीम अगर हम लोग इसको थोड़ा एक्सीड करें तो ये इस लाइन को कट कर रही है। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल जो है ये भी हमारे पास थीटा होगा और अगर ये एंगल थीटा है डिफ्लेक्शन एंगल तो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, थीटा होगा। ये दो एंगल्स ये भी थीटा, ये ए बी के साथ ये नॉर्मल है, ये एंगल थीटा बन रहा है और ए बी डैश के साथ ये एंगल भी कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये एक स्मॉल ट्राइंगल बन रही है बी सी ए या ए बी सी और सी बी डैश ए। इनमें देखिए ये एंगल यहाँ पे 90 है
और 90 के सामने ये थीटा एंगल है और थीटा के सामने वाली ये जो साइड होती है ये थीटा एंगल अगर इस ट्राइंगल में है तो ये इसके सामने वाली जो अपोजिट साइड है बी सी ये इसका परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसका ए बी बेस होगा और ए सी इसका यहाँ पे हाइपार्टिनस होगा। सेम देखिए इस ट्राइंगल ए बी डैश सी के अंदर ये यहाँ पे एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी बी डैश सी ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और ए बी डैश यहाँ पे बेस होगा और ए सी यहाँ पे हाइपार्टिनस होगा। अब यूँ कह सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल के दरमियान में ए सी जो है ना वो कॉमन हाइपार्टिनस है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने बी सी और बी डैश सी का वैल्यू फाइंड करना है। जबकि अगर हम लोग बात करें ए सी लेंथ जो है वो किसकी इक्वल है, यस वो स्मॉल डी के इक्वल है, वो इंटर प्लेनर स्पेसिंग बिटवीन दीज टू प्लेन है, दो प्लेन के दरमियान में सेपरेशन वो यहाँ पे स्मॉल डी है। तो आइए हम लोग इस बी सी और बी डैश सी की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल बी सी ए, ये हमारे पास ट्राइंगल है बी सी ए, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन क्या है, ए सी इंटरप्लेन स्पेसिंग स्मॉल डी गिवन है और बी सी परपेंडिकुलर हम लोगों ने फाइंड करना है। जब आप लोगों ने किसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, हाइपार्टिनस गिवन हो, तो आप लोग वहाँ पे साइन थीटा का रेशियो यूज़ करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडिंग बाय हाइपार्टिनस। साइन थीटा जो है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिनस की इक्वल होगा, तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बन रहा है बी सी और हाइपार्टिनस बन रहा है सी ए। परपेंडिकुलर इज अ बी सी और हाइपार्टिनस यहाँ पे सी ए बन रहे हैं, तो बी सी को हमने फाइंड करना है, जबकि सी ए जो है वो हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग है जिसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें, जो हो जाएगा बी सी डिवाइडिंग बाय स्मॉल डी। तो बी सी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से ले तो डी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू स्मॉल डी साइन थीटा विच इज इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। सिमिलरली इन ट्राइंगल सी बी डैश ए, इसमें हम लोगों ने सेम बी डैश सी फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपार्टिनस गिवन है स्मॉल डी के इक्वल, तो हम लोग सिमिलरली यूज़ करते हैं साइन थीटा वाला रेशो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी बी डैश डिवाइडिंग बाय बी डैश ए ओवर हाइपार्टिनस। सी बी डैश हमने फाइंड करना है, जबकि बी डैश ए जो है हमारे पास बी डैश ए जो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, हमारे पास यहाँ पे जो हाइपार्टिनस होगा यहाँ पे वो हमारे पास सी ए ही होगा। सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक हो गई। हमारे पास देखें इस ट्राइंगल सी बी डैश ए के अंदर साइन थीटा इक्वल है सी बी डैश डिवाइडिंग बाय सी ए, ये परपेंडिकुलर है ये हाइपार्टिनस है, परपेंडिकुलर और हाइपार्टिनस साइन थीटा के इक्वल होता है बी डैश सी डिवाइडिंग बाय सी ए या ए सी। तो हमारे पास जो है सी बी डैश डिटरमाइन करना है और सी ए जो है हमारे पास यहाँ पे दो प्लेन्स के दरमियान में सेपरेशन है जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सी बी डैश इक्वल हो जाएगा स्मॉल डी साइन थीटा, इसको नाम दे इक्वेशन 3 का। ये इक्वेशन 2 एंड 3 को पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर, यस पुट 2 एंड 3 इन 1, तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, दोनों की वैल्यूज पुट की, ये भी डी साइन थीटा के इक्वल है, सी बी डैश भी डी साइन थीटा के इक्वल है, तो ये हमारे पास दोनों ऐड हो जाएंगे, तो पाथ डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 2d साइन थीटा। इक्वेशन 4 से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास ये जो दो एक्सरे बीम्स थी, एक फर्स्ट प्लेन से डिफ्लेक्ट बैक हो रही थी और एक सेकंड प्लेन से डिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, इन दोनों एक्सरे बीम्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस है स्टूडेंट वो इक्वल होगा 2d साइन थीटा के इक्वल। अब देखिए ये जो प्लेन बनाया है मैंने, प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल, पहले तो ये है कि ये इतना सेपरेटेड नहीं होते, ये बहुत ही क्लोज होते हैं। अगर ये दोनों प्लेन्स आपस में क्लोज होते हैं तो ये जो डिफ्लेक्टेड एक्स रेज है ये भी आपस में क्लोज होंगी। अगर ये दोनों आपस में क्लोज होंगी तो ये आपस में कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। अगर इन डिफ्लेक्टेड एक्स रेज का पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। अगर इनका पाथ डिफरेंस मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर ऑफ हाफ ऑफ लैम्डा होगा तो ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। तो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ले लेते हैं। लेट्स सपोज फॉर अ मैक्सिमा, अगर ये दोनों डिफ्लेक्टेड एक्सरे बीम्स के दरमियान में जो है ना पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा के मल्टीपल, तो ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होंगी। और हम सपोज करते हैं ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही हैं यहाँ पे डिफ्लेक्ट होके, तो हम कहते हैं यहाँ पे अगर मैक्सिमा बनाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस परफॉर्म करेंगी, तो इनका जो पाथ डिफरेंस है 2d साइन थीटा वो मल्टीपल इक्वल होना चाहिए मल्टीपल ऑफ लैम्डा के। सो दिस इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन beam 1 and beam 2 which are reflected back from the plane 1 and plane 2 respectively, and they are interfering constructively, then the path difference in these two beams of a X-ray should be equal to
multiple of a lambda 2d sin theta is equal to n lambda. n is the number of a reflection, order of a reflection, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 4 का, इक्वेशन 5 का, और इसको हम लोग नाम देते हैं ब्रैग्स इक्वेशन का। दिस इज अ ब्रैग्स इक्वेशन, और इसको हम लोग ब्रैग्स इक्वेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक्स रेज की डायफ्रैक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करवाया है, बेंडिंग ऑफ एक्स रेज का डायफ्रैक्शन परफॉर्म करवाया फ्रॉम द फर्स्ट प्लेन and second plane. It means that this is a practically confirm that the x-rays have a wave nature, के x-rays के पास वेव नेचर होता है। और ये हमारे पास जो ब्रैग्स इक्वेशन है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है फिजिक्स के अंदर। इसकी मदद से आप लोग वेवलेंथ ऑफ लाइट को फाइंड कर सकते हैं। इसकी मदद से आप लोग किसी भी सॉलिड के अंदर इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसको मैंने आगे यहाँ पे रीअरेंज किया है। स्मॉल डी इज अ इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन अ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल के अंदर जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है ये स्मॉल डी उसका वैल्यू है, और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं n लैम्डा डिवाइडिंग बाय 2 sin थीटा। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन डिटरमाइन द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ अ क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल में इंटरप्लेनर स्पेसिंग आप लोग इस फार्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इस फार्मूले को हम लोग रीअरेंज करें तो लैम्डा का वैल्यू भी हमारे पास आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा डिवाइडिंग बाय n। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप लोग किसी भी एक्स रेज की वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग गिवन है, आप लोग एंगल्स वगैरह निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन निकालते हैं, तो आप लोग वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज की वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी बुक में इसकी यूजेस लिखे हुए हैं वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, यूजेस ऑफ द एक्स रे डायफ्रैक्शन बाय द क्रिस्टल। इसकी वजह से हम लोग टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है विच इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ ब्लड के अंदर पाया जाने वाला ये जो मॉलिक्यूल है हेमोग्लोबिन, इसकी स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स रे डायफ्रैक्शन बाय अ क्रिस्टल, इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए। सेकेंडली हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्स रे डायफ्रैक्शन टेक्निक को टू डिटरमाइन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए का जो आप लोग बुक्स के ऊपर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं विच इज़ ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ अ एक्स रे डायफ्रैक्शन टेक्निक। इसको भी एक्स रे डायफ्रैक्शन टेक्निक की मदद से आप लोग प्लॉट करते हैं, और एक्स रे डायफ्रैक्शन टेक्निक की मदद से आप लोग डीएनए का स्ट्रक्चर भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट, जो कि था डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे बाय क्रिस्टल से मुतलिक। इससे मुतलिक अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।